जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आपके लिए लेके आया हूँ जीके का मॉक टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक और मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न क्या कहा गया? खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? दोस्तों, खाना पकाने का जो तेल होता है उससे जो वनस्पति घी बनाया जाता है, इस क्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण। क्लियर, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों, लोहे में जंग के लिए ना नमी होनी जरूरी है और दूसरा ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जल और ऑक्सीजन। और मैं बता दूं दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें किस धातु का लेपन किया जाता है? तो आप बताएंगे जिंक का लेपन किया जाता है, जिंक। क्लियर। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन की क्रिया में लोहे को जंग से बचाया जाता है और इसमें क्या होता है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। क्लियर, याद रखिएगा। और लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है, ये भी याद रखना। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। सीसा एक है। दोस्तों, शीशे की अगर हम बात करें तो शीशा एक प्रकार का अति शीतल द्रव है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी समस्थानिक में बदल जाता है? दोस्तों, जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ना, वो अंत में किस में बदल जाते हैं? सही जवाब आपका लेड, सीसा में बदल जाते हैं। इसका संकेत क्या होता है? पीबी। और ये आवर्त सारणी में 82वें क्रमांक पे होता है। तो सबसे ज्यादा स्थायी तत्व कौन सा है? वो है आपका लेड, पीबी जिसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। तो जितने भी रेडियो एक्टिव समस्थानिक होते हैं वो अंत में पीवी में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए गैलेना किसका अयस्क है, तो आप बताएंगे गैलेना लेड का अयस्क है। लेड जिसको सीसा भी कहा जाता है। क्लियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? दोस्तों, चमड़ा शोधन के लिए क्रोमियम का उपयोग करते हैं, तो ये विषैली धातु होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टील में जंग नहीं लगती, आपने देखा होगा जो स्टील के बर्तन होते हैं उसमें जंग नहीं लगती, तो उसमें क्या होता है? उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है जंग से बचाने के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? दोस्तों, शीशे की मात्रा सबसे ज्यादा मिलेगी उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में। ऑप्शन ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या कहा गया है? स्थिर वैद्युत अवक्षेपित किसके नियंत्रण में काम करता है? दोस्तों, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित जो होता है ये हमारे वायु प्रदूषण के नियंत्रण में काम करता है। ऑप्शन ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, वायु प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो वायु है, वायु में सबसे ज्यादा कौन सी गैस का घटक पाया जाता है, तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये आपका नागपुर में है। ठीक है, इसको नीरी बोलते हैं, नीरी। और ये भारत में जो 1958 में ये बना था लगभग, नहीं 1958 मत याद रखिएगा, पर नीरी का मुख्यालय नागपुर में है। ठीक है, याद रखना। दोस्तों, क्या आपको पता है पर्यावरण दिवस कब होता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो पर्यावरण के लिए ना एक संस्था है यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी में मुख्यालय है। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप याद रखना। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। और पर्यावरण के लिए ना एक शब्द है आपका इकोसिस्टम, आप सुनते होंगे कभी, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र इसको कहा जाता है, इकोसिस्टम। क्या पता है ये इकोसिस्टम किसने दिया था? ये टेंसले ने दिया था, टेंसले। ठीक है, ये बहुत पूछता है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, उस नई तकनीक को क्या कहा जाता है जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है? तो दोस्तों, उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं? सही जवाब होगा दूरस्थ वास्तविकता। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, दूरस्थ वास्तविकता। क्लियर।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, एक समांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एक समांतर पोर्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो मुद्रक में जो प्रिंटर होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा, प्रिंटर कैसी डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस होती है, ये जरूर याद रखना, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, तो ये आंध्र प्रदेश का डांस है, याद रखना। और आंध्र प्रदेश का एक डांस हो रहा है आपका घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला ये यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है। भारत में भाषा के आधार पर जो राज्य सबसे पहले बना वो आंध्र प्रदेश ही था। क्लियर, याद रखना। अच्छा, असम का क्लासिकल डांस कौन सा, सतरिया। असम का क्लासिकल डांस है सतरिया, तो ये भी आप याद रखना, सतरिया कहाँ का डांस है, तो असम का ही डांस है। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। दोस्तों एक्स किरणों की खोज रोंजन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब रोंजन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, और ये मुकेश भट्ट जो आलिया भट्ट के पिता है उनको नहीं दिया गया है। ठीक है, मुकेश भट्ट इनको नहीं मिला, बाकी राज कपूर को मिला है, लता मंगेशकर को और शांताराम को। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में शुरू हुआ था, और ये भारतीय सिनेमा जगत के लिए दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय के लिए जो आंकड़े जुटाए जाते हैं, जो डाटा दिया जाता है, वो कौन देती है, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सीएसओ ये राष्ट्रीय आय की गणना करती है। ठीक है, और भारत में ये सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन आती है। राष्ट्रीय आय का अन्य नाम क्या है, तो राष्ट्रीय आय का अन्य नाम है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और मैं बता दूं दोस्तों, भूटान दुनिया में इकलौता देश है जो अपनी राष्ट्रीय आय में हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना करता है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है। दोस्तों भारत में अधिकांश अगर वन संपदा की बात करें तो वो राज्य है। ठीक है, राज्य है, क्योंकि वन राज्य सूची का विषय है, वन सॉरी राज्य सूची नहीं, संवर्ती सूची, वन संवर्ती सूची का विषय है, और ये राज्य के अंतर्गत आते हैं आपके, ये जरूर याद रखना। क्या आपको पता है कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप बताएंगे देहरादून में, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों भारत में पारंपरिक तरीके हैं अभी तक भी, तो सबसे मुख्य स्रोत है कोयले से बनाई जाने वाली बिजली, तापीय संयंत्र है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, तापीय। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। दोस्तों कौन सी ग्रंथि है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, आपके ऑप्शन है अवटु ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क या पीयूष ग्रंथि। दोस्तों उत्तेजना को रेगुलेट कौन सी करती है, अधिवृक्क ग्रंथि। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, अधिवृक्क ग्रंथि। क्लियर, याद रखना। दोस्तों इस ग्रंथि से ना एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो उत्तेजना को बढ़ाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि ये हमारे मस्तिष्क में होती है, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि, ये भी आप याद रखना। अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, ये जरूर याद रखना। कौन सी ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है, तो अग्नाशय में बीटा सेल्स होती है लैंगरहैंस के आइसोलेट में, तो वहां से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, और ये 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एओ ह्यूम को ना शिमला का साधु भी कहा गया है, या कभी क्वेश्चन आए कि भारत में पक्षी, भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक वो एओ ह्यूम ही है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका चितरंजन दास, देखो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, ये जरूर याद रखना। स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे लिखा है तिलक, तिलक की किताब याद रखना, गीता रहस्य, गीता रहस्य, और दूसरी इनकी किताब है ओरियन, द ओरियन, ये किसकी पुस्तक है, तो बाल गंगाधर तिलक की है। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका जवाहरलाल नेहरू, इनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट है, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान का है, टीपू सुल्तान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, टीपू सुल्तान ये मैसूर का शासक है, और भारत में युद्ध में सबसे पहले रॉकेट का इस्तेमाल जिस शासक ने किया वो टीपू सुल्तान ही था। ये जो आप याद रखना, टीपू सुल्तान ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है, और इसी का कथन है कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? दोस्तों अधिक उपज वाली किस्मों को ही हरित क्रांति कहा गया, और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 में। ठीक है, और हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? HYBP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ये इसका दूसरा नाम है। क्या आपको पता है कि जो हरित क्रांति भारत में आई थी वो किसके सहयोग से आई? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि जो हरित क्रांति भारत में आई वो MS स्वामीनाथन के सहयोग से आई, उस समय किस प्रधानमंत्री की सरकार थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद में इंदिरा गांधी आ जाती है, तो वो सब चीजें बात की हैं, तो आप ध्यान रखना। और मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव चावल और गेहूं की खेती पर पड़ा है, चावल और गेहूं की खेती। ठीक है, ये जरूर याद रखना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों भूरी क्रांति की अगर हम बात करें तो ये कॉफी उत्पाद से संबंधित है, कॉफी उत्पादों का विकास। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार की कॉफी सबसे ज्यादा होती है, तो भारत में अरेबिका प्रकार की कॉफी ज्यादा होती है। और मैं बता दूं, कॉफी की खेती के लिए अम्लीय मृदा होनी चाहिए, और ये सबसे बेस्ट मानी जाती है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा कॉफी की खेती के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है दुग्ध, क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है? तो भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के रूप में। ठीक है, 26 नवंबर, अब जो नवंबर चल रहा है तो ये आपका वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होगा। नेक्स्ट है, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो वस्तु और सेवा का मूल्य क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका सही होगा, इसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है, राष्ट्रीय आय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, जीडीपी, जीडीपी क्या है? तो एक साल के भीतर, ठीक है, किसी देश में उत्पन्न वस्तु और सेवा का मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी भारत में? कमेंट में लिख के बताओ। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि का वह किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण संभव नहीं है? दोस्तों भारत में कृषि में यदि यंत्रीकरण किया जाए तो उसका जो संभव नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में सीमांत किसान है। ठीक है, छोटे जोत है किसानों के पास में, तो अगर इतना बड़ा यंत्रीकरण किया जाएगा तो उनको बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, महंगा पड़ेगा, इसीलिए ये संभव नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे बात करें तो कृषि की सूची का विषय है, तो कृषि राज्य सूची का विषय है। ठीक है, कृषि राज्य सूची का विषय है। और मैं बता दूं, कृषि को कहा जाता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। एग्री शब्द का मतलब क्या होता है? एग्री शब्द का मतलब है मृदा, और कल्चर मतलब क्या होता है? जोतना। ठीक है, याद रखिएगा। तो एग्री मतलब मृदा होता है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भारत में प्रचंड बेरोजगारी मिलती है ना, प्रचंड बेरोजगारी, वो कहाँ मिलती है? वो कृषि क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? अच्छा अच्छा, केंद्रीय बैंक क्या क्या काम नहीं कर सकता वो देखते हैं। विदेशी मुद्रा का विनियमन ये बिल्कुल करता है, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण ये भी रखता है, सरकारी खर्च पर नियंत्रण नहीं, बैंक के रूप में कार्य करना ये सही। देखो, किसी देश का केंद्रीय बैंक, सपोज कीजिए आरबीआई को ही ले ले, तो आरबीआई विदेशी मुद्रा का विनियमन करता है, ये बिल्कुल सही है। मौद्रिक नीति पर नियंत्रण करता है, ये भी सही है, लेकिन सरकार कितना पैसा खर्च करेगी उस पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इसी का ऑप्शन सी आपका सही है, बाकी सारे आपके सही है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल
1935 को आरबीआई बना था, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली ये बलवंत राय मेहता समिति की देन है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। ठीक है, 1957। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज दिवस कब होता है, तो 24 अप्रैल को होता है पंचायती राज दिवस। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था संविधान में, तो ये भी आप याद रखेंगे। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान के नागौर से हुई थी, नागौर, राजस्थान। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे लिखा है रॉयल कमीशन। क्या आपको पता है रॉयल कमीशन किससे संबंधित है? रॉयल कमीशन आरबीआई की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के तहत लागू किया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आर्टिकल 356, 356। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किन सिद्धांतों का उपयोग किया था? दोस्तों, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए गांधी जी ने कहा था कि न्यायता का सिद्धांत का पालन करें, न्यायता का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इनकी एक किताब और है, यंग इंडिया, यंग इंडिया। और एक दूसरा कौन सा है, वो है आपका एक यंग इंडिया हो गया, और एक हिंद स्वराज। दोनों किताब आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओ असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, यह उक्ति किसकी है? दोस्तों, ये बड़ी फेमस मतलब कथन है, और ये जेबी शॉ का है। ठीक है, जीबी शॉ, जीबी शॉ ने कहा था, ओ असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद के पास है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ऑप्शन इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? दोस्तों, भारत में सबसे बाद का बौद्ध धर्म कौन सा है? ऑप्शन सी, वज्रचेदिका। ऑप्शन सी, वज्रचेदिका। देखो, अगर हम बात करें बौद्ध धर्म ग्रंथों की, तो सबसे इंपॉर्टेंट त्रिपिटक जरूर याद रखना, त्रिपिटक। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? दोस्तों, अर्थशास्त्र ये राजनीति का ग्रंथ है, और इसको लिखा था कौटिल्य ने। कौटिल्य, कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? देखो, रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, लेकिन इसका फारसी अनुवाद जो किया वो किसने किया था? वो अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अबुल फजल। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? दोस्तों, भारत में जो सबसे पहला अंग्रेजी जहाज आया था वो था आपका ऑप्शन ए, एलिजाबेथ। ऑप्शन ए, एलिजाबेथ, ये भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी जहाज था। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, दिसंबर 1906 में ढाका में, ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां और कई सारे लोग थे, इनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन सा था? वो थे आपके आगा खां। आगा खां, 1906 ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, स्वर्णिम क्रांति की बात करें तो ये उद्यान कृषि, जिसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, बागवानी जिसको कहा जाता है। ठीक है, बागवानी, इसमें फल फूल सबकी खेती आ जाती है, तो बागवानी से संबंधित स्वर्णिम क्रांति। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बिटी कल्चर क्या होता है, तो आप बताएंगे अंगूर की खेती को बिटी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, अंगूर लिखा हुआ था ना, तो बिटी कल्चर। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ लिखा गया रेशम कीट पालन, इसको सेरी कल्चर कहा जाता है, सेरी कल्चर,
सेरी कल्चर। यह है मधुमक्खी पालन, इसको एपी कल्चर कहा जाता है, एपी कल्चर। और मधुमक्खी की कितनी आंख होती है? 5। मधुमक्खी की 5 आंख होती है और मधुमक्खी जब काटती है तो डंक में फार्मिकम छोड़ देती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह है? तो पूर्वी तट पर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम पूर्वी तट का बंदरगाह है और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, याद रखना। पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि कितनी है? दोस्तों पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि की बात करें तो वो है आपकी 4000 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 4000 किलोमीटर। क्या आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर मानी जाती है। और पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को होता है। क्लियर, याद रखना। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 2004 में अपनाया था। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है हार्बर वेव। ठीक है, बंदरगाह पे आने वाली तरंग। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट सेगमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।